प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। 11 जून की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे 9 और 10 जून के समाचारों पर आधारित समसामयिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। पहले प्रश्न पर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी समिति फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा करती है? विकल्प ए है राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, विकल्प बी है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, विकल्प सी है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, विकल्प डी है गृह मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। इसका सही जवाब होगा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। एमएसपी होता क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस भारत सरकार द्वारा घोषित कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। ये एक प्रकार का गारंटेड मूल्य होता है, भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश की जाती है और इस आयोग की सिफारिश पर एमएसपी की घोषणा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति करती है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं और हाल ही में खरीफ फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की गई है। धान के लिए 1940 यानी कि कुछ बढ़ाई गई है रकम। धान ग्रेड ए के लिए 1960, ज्वार के लिए 2738, ज्वार मलडंडी को भी बढ़ा दिया गया और बाजरा की एमएसपी भी बढ़ाई गई है। प्रश्न नंबर 2, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा सीजन नवंबर-दिसंबर 2021 में हरियाणा में होगा। इस खेल प्रतियोगिता में पहली बार कौन से स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है? विकल्प ए है मल्लखंब, विकल्प बी है योगासन, विकल्प सी है गतका, विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो सही जवाब होगा विकल्प डी उपरोक्त सभी। इन तीनों के साथ 2 और स्वदेशी खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में बात करें तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का एक बड़ा खेल कार्यक्रम है। इस खेल कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है, भारत में खेलों को प्रोत्साहन देना है। इसका पहला संस्करण 2018 में नई दिल्ली में हुआ था। अंडर 17 और अंडर 21 के खिलाड़ी इसमें भाग ले सकते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का प्रोत्साहन 8 वर्ष तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मिलता है। वर्तमान में भारत के खेल मंत्री किरेन रिजिजू हैं। स्वदेशी खेलों की बात करें, इन 5 स्वदेशी खेलों को इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया है। थांग ता मणिपुर का मार्शल आर्ट है, कलरीपयट्टू केरल का मार्शल आर्ट है और ये दुनिया का सबसे प्राचीन आर्ट है कलरीपयट्टू। मल्लखंब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। गतका सिखों की पारंपरिक युद्ध कला है, पंजाब ने इसको खेल का दर्जा दे रखा है। योगासन को भी भारत सरकार ने खेल की मान्यता दे दी है और प्रतिवर्ष योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और अगर हम भारत में योग दर्शन के प्रणेता की बात करें तो पतंजलि भारत में योग दर्शन के प्रणेता हुए हैं। थांग ता ढाल और तलवार का इस्तेमाल किया जाता है। मणिपुर में मार्शल आर्ट है एक तरीके का। कलरीपयट्टू केरल दुनिया का सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट है। मल्लखंब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है और इसके साथ गतका। किस संस्था द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2020-21 जारी की गई है, यानी कि वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की गई है? विकल्प ए है विश्व आर्थिक मंच, विकल्प बी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विकल्प सी है विश्व बैंक, विकल्प डी है ब्रिक्स। तो सही आंसर इसका है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट विश्व बैंक ने जारी की है। विश्व बैंक के बारे में बात करते हैं हम। विश्व बैंक वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, दुनिया से गरीबी के उन्मूलन के सिद्धांत पर काम करता है। ये जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ भी स्थापित हुआ था और आईएमएफ वर्ल्ड बैंक को जुड़वा संस्था या फिर ब्रेटन वुड संस्था भी कहा जाता है। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट की अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो भारत को लेकर इसने
वृद्धि दर की ग्रोथ की जो संभावना जताई है 2020 में -7.3 की है, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो माइनस में जाएगी। 2021 के लिए सकारात्मक बात है, 8.3% की ग्रोथ करेगी भारत की जीडीपी। वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर की बात करें तो 2021 में 5.6% की ग्रोथ करेगी, इस रिपोर्ट का यह अनुमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर डालें। आर्थिक समीक्षा 2020-21 यह कहती है 2020-21 में भारत ने -7.7% की जीडीपी ग्रोथ की है, वृद्धि की है, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। इसका मुख्य कारण है कोरोना, और इसके अतिरिक्त जो उम्मीद की बात है 2021-22 में 11% की ग्रोथ करेगी भारत की अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी का काम कृषि क्षेत्र कर रही है। अभी अर्थव्यवस्था के तमाम दूसरे सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, सर्विस सेक्टर ग्रोथ में नेगेटिव में चले गए हैं, लेकिन कृषि सेक्टर जो है 2020-21 में 3.4% की ग्रोथ कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, इनमें से कौन सा संगठन प्रतिवर्ष ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है? लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी करता है। विकल्प ए है यूएनओ, विकल्प बी है विश्व आर्थिक मंच, विकल्प सी है यूरोपीय संघ, विकल्प डी है विश्व बैंक। इसका सही जवाब होगा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच जारी करता है प्रतिवर्ष। 2021 की रिपोर्ट 4 आयामों पर, 4 पिलर पर आधारित है। पहला है आर्थिक भागीदारी के आधार पर, दूसरा शिक्षा के अवसर की बात करता है, तीसरा स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता की बात करता है, चौथा राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करता है। और इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की स्थिति 156 देशों में से 140वें स्थान पर है, यानी कि भारत में जो लैंगिक समानता की बात है उसकी स्थिति बहुत खराब है। प्रथम स्थान पर आइसलैंड है, यानी कि यहाँ लैंगिक समानता की स्थिति जो है वो अच्छी स्थिति है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की एक प्रमुख बिंदु यह है कि अगर दुनिया की तमाम सरकारें, तमाम समाज प्रगतिशील विचारधारा के साथ काम करते हैं लैंगिक समानता को लेकर, फिर भी 136 साल लग जाएंगे लैंगिक समानता को प्राप्त करने में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अनूप चंद्र पांडेय को निम्नलिखित में से किस पद पर नियुक्त किया गया है? मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त या फिर सूचना आयुक्त? तो इसका सही जवाब होगा चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है अनूप चंद्र पांडेय को। चुनाव आयोग के बारे में बात करें तो भारत का स्थायी संवैधानिक आयोग है, स्थायी संवैधानिक आयोग है, संवैधानिक आयोग है। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग के बारे में उल्लेख मिलता है। चुनाव आयोग में कुल 3 मेंबर्स होते हैं और इन 3 मेंबर्स की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चुनाव आयोग अपने फैसले बहुमत के आधार पर करता है। कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है। चुनाव आयोग का जो मुख्य कार्य है भारत की संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का निष्पक्ष चुनाव करवाना है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो सुशील चंद्रा चुनाव आयुक्त है और भारत के चुनाव आयोग के प्रथम चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में वैयान गांव क्यों चर्चा में रहा है? विकल्प ए है भारत का पहला गांव है जहां 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण किया गया है। विकल्प बी है भारत का पहला गांव है जहां 100% जैविक खेती होती है। विकल्प सी है भारत का एकमात्र गांव है जहां साक्षरता दर 100% है। विकल्प डी है भारत का पहला डिजिटल गांव है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए, भारत का पहला गांव है जहां 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण कर दिया गया है। वैयान भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का एक गांव है। जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, पहले भारत का राज्य हुआ करता था। अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था,
उसमें कुछ परिवर्तन कर दिए गए, संशोधन कर दिए गए 2019 में, और जम्मू कश्मीर को यूटी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर भारत का तीसरा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा है। इसके अतिरिक्त दिल्ली और पुदुचेरी में भी विधानसभाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से, निशानेबाजी से, क्रिकेट से या फिर शतरंज से? तो इसका सही जवाब होगा फुटबॉल से सुनील छेत्री का संबंध है। सुनील छेत्री ने एक बड़ी अचीवमेंट अभी हासिल की है। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं ये। 74 गोल के साथ सर्वाधिक गोल करने के वाले सक्रिय खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को इन्होंने पछाड़ा है। प्रथम स्थान पर पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, 103 गोल है इनके। और अगर हम सर्वकालिक सूची पर बात करें तो पहले स्थान पर ईरान के अली डेई है 109 गोल के साथ। दूसरे स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है और सुनील छेत्री सर्वकालिक सूची में 11वें स्थान पर आते हैं। तो दो सूची है, एक तो सक्रिय खिलाड़ियों की जिसमें सुनील छेत्री दूसरे स्थान पर है, और सर्वकालिक सूची में सुनील छेत्री का 11वां स्थान है। और भारतीय फुटबॉल की बात करें टीम की, तो हमें पता है भारतीय फुटबॉल टीम की स्थिति, रैंकिंग की बात करें इंटरनेशनल 105वीं रैंकिंग है। लेकिन सुनील छेत्री भारत के एक इंटरनेशनल प्लेयर के रूप में उभरे हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में भारत की कितनी यूनिवर्सिटी शामिल है? विकल्प ए है 1, 2, 3, विकल्प डी 1 भी नहीं। तो इसका सही जवाब होगा 1 भी नहीं। टॉप 100 में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। लेकिन टॉप 200 में, टॉप 200 में भारत की 3 यूनिवर्सिटी शामिल है। IIT बॉम्बे 177वीं रैंक के साथ पहले स्थान पर है। IIT दिल्ली 185वीं रैंक है। IISc बेंगलुरु 186वीं स्थान पर है। लेकिन अनुसंधान के मामले में, रिसर्च के मामले में IISc बेंगलुरु जो है वो प्रथम स्थान पर है। और दुनिया में सबसे टॉप यूनिवर्सिटी की बात करें तो पहली रैंक है अमेरिका की MIT यूनिवर्सिटी की, दूसरी रैंक है ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड की, और तीसरी रैंक है अमेरिका के स्टैनफोर्ड की। तो हम इस रैंकिंग के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि भारत की हायर एजुकेशन की स्थिति कैसी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? विकल्प ए है वेनेजुएला, विकल्प बी है क्यूबा, विकल्प सी है अल सल्वाडोर, विकल्प डी है दक्षिण अफ्रीका। तो सही जवाब इसका होगा विकल्प सी अल सल्वाडोर। मध्य अमेरिका का एक देश है अल सल्वाडोर, जिसकी संसद ने विधायिका ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है। बिटकॉइन होता क्या है? बिटकॉइन एक विकेंद्रीकृत डिजिटल आभासी क्रिप्टो करेंसी है। यह किसी केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित नहीं होती, जैसे भारत का रुपया RBI के द्वारा संचालित होता है, अमेरिकी डॉलर अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक के द्वारा संचालित होता है। लेकिन बिटकॉइन के लिए ऐसी कोई नियामकीय एजेंसी नहीं है। इसका विकास 2008 में सातोशी नकामोटो ने किया था। इसके कुछ बेनिफिट भी है। कोई नियामकीय संस्था नहीं है तो इसको कोई भी चला सकता है इजीली। सुरक्षित है, क्रिप्टो करेंसी होने के कारण ये सुरक्षित भी है। अतिरिक्त चार्ज नहीं लगता है इस पर, जैसे हम बैंकिंग सिस्टम में देखते हैं तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और जो सर्विसेज है उसके लिए अतिरिक्त चार्ज देना पड़ता है। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा कुछ नहीं होता। सिक्के का दूसरा पहलू भी है, बिटकॉइन से कुछ नुकसान भी है। अवैध गतिविधियां संचालित की जा सकती है, मनी लॉन्ड्रिंग में इसका यूज किया जा सकता है, फ्रॉड की संभावना इसमें बनती है, कर अपवंचन की संभावना यानी कि टैक्स चोरी की संभावना बनती है। हाई रिस्क की है बिटकॉइन, हाई रिस्क की है बिटकॉइन। तो इन दोनों स्थितियों को देखते हुए RBI ने 2018 में एक सर्कुलर जारी किया था और उस सर्कुलर में एक मुख्य बात थी कि भारत की कोई भी वित्तीय संस्था बिटकॉइन में न तो व्यापार कर सकती है न निवेश कर सकती है। इस सर्कुलर को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा कि जो सर्कुलर है RBI का वे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1G का उल्लंघन करता है, जो ये बात करता है रोजगार के अवसर की बात करता है। इसीलिए वर्तमान में बिटकॉइन की स्थिति को भारत में देखा जाए तो न तो संसद के द्वारा इसके लिए कोई कानून बना है और ना ही बिटकॉइन अवैध गतिविधि है। आगे चलते हैं हम
प्रश्न नंबर 10 पर हाल ही में चर्चा में रहा क्रीमिया विवाद किस देशों के मध्य का है? इजराइल फिलिस्तीन के मध्य का, यूक्रेन रूस के मध्य का, ईरान इराक के मध्य का, सीरिया या इजराइल के मध्य का? तो इसका सही जवाब है क्रीमिया विवाद यूक्रेन और रूस के मध्य का है। क्रीमिया विवाद के इतिहास में जाएं तो 1954 में यह सोवियत संघ का हिस्सा था क्रीमिया। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने यूक्रेन को क्रीमिया गिफ्ट में दिया, लेकिन हम देखते हैं सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो जाता है। उसके बाद 2014 में रूस क्रीमिया पर कब्जा कर लेता है। तब से लेकर अब तक क्रीमिया को लेकर यूक्रेन और रूस के बीच में हम तनाव देखते हैं, और अभी जो ताजा तनाव है वो यूक्रेन की फुटबॉल टीम की जर्सी को लेकर है, जिस पर क्रीमिया का एक मैप बना हुआ है, मानचित्र बना हुआ है, और रसिया ने कहा है कि ये हमारा इलाका है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो ये है क्रीमिया। क्रीमिया एक द्वीप है, भूमध्य सागर में अवस्थित, इसके पास ही एजो सागर है। यूक्रेन और रसिया कहता है ये हमारा इलाका है। 11 नंबर प्रश्न है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, राजस्थान? तो सही जवाब है राजस्थान से है। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का ड्राफ्ट को मंजूरी दी है। इस योजना के उद्देश्य पर बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों के वित्तीय बोझ को कम करना, किसानों में बिजली बचत को प्रोत्साहन देना, और इस योजना की मुख्य बात यह है इसके तहत कृषि बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 1,000 रुपए का और अधिकतम 12,000 रुपए प्रति वर्ष का अनुदान सब्सिडी दी जाएगी। मई 2021 से इस योजना का लाभ मिल सकेगा किसानों को। राजस्थान सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 12 जूनो मिशन निम्नलिखित में से किस ग्रह प्लेनेट का अध्ययन करता है? बृहस्पति का, मंगल का, बुध का या फिर शनि का? तो इसका सही जवाब होगा बृहस्पति का जूनो मिशन अध्ययन करता है। जूनो मिशन को नासा ने लॉन्च किया था 2011 में। बृहस्पति यानी कि सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह का अध्ययन करता है ये। हाल ही में इसने गैनीमेड की तस्वीरें भेजी है। गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति का भी ये एक उपग्रह है। ये गैनीमेड की तस्वीर है। नाटो का शिखर सम्मेलन 2021 14 जून 2021 में कहां पर आयोजित होगा? शिकागो में, ब्रुसेल्स में, लंदन में या फिर पेरिस में? तो सही जवाब है इसका बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में ये आयोजित होगा। नाटो पर अगर बात करें तो नाटो का पूरा नाम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है। 4 अप्रैल 1949 को यूएसए के नेतृत्व में, अमेरिका के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना का उद्देश्य था सदस्य देशों के मध्य सामूहिक सुरक्षा को प्राप्त करना। ये एक सैन्य गठबंधन है। वर्तमान में 30 सदस्य है इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। अंतिम प्रश्न पर बात करते हैं यूरो कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, फुटबॉल, निशानेबाजी, बास्केटबॉल? फुटबॉल से यूरो कप का संबंध है, और यूरो कप का जो आगाज है, जो शुरुआत है 11 जून 2021 से हो रही है। 1960 में पहला यूरो कप खेला गया था। प्रत्येक 4 वर्ष के बाद इसका आयोजन होता है। इस बार पहली बार क्या हो रहा है, 11 देश इसकी मेजबानी करेंगे कोरोना के कारण। फीफा वर्ल्ड कप के बाद दूसरा बड़ा टूर्नामेंट है यूरो कप। क्लास को विराम देते हैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की इस कविता के साथ। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। जय हिंद, जय भारत।